Good morning, students. Myself Junaid Ahmed, and we are going to start Indian Economy, class 12 Commerce. The topic is colonial exploitation of international trade. Yesterday, we have already discussed the two topics: colonial exploitation of agriculture and colonial exploitation of industrial sector. Now we are going to discuss colonial exploitation of international trade. बच्चों, हमने कल दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक colonial exploitation of agriculture, कि एग्रीकल्चर को ब्रिटिश रूल के अंदर कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिश रूल के अंदर कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। ये दो टॉपिक हमने कल पढ़े थे। आज हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। तो पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो देशों से ज्यादा के साथ एक बार से ज्यादा ट्रेड करना, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इसी को मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज एंड मोर देन टू कंट्रीज एट ए टाइम इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। हमने आज तक दो ही टाइप के ट्रेड पढ़े हैं, एक डोमेस्टिक ट्रेड और या इंटरनल ट्रेड, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड अपने कंट्री के अंदर ही, उसकी प्रीमिसेस में ही हम करते हैं। सेल भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, रेवेन्यू भी उसका हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारा कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अटैच होता है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस ट्रेड को हमने यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड का नाम दिया है। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने हमारे इंडिया में आने के बाद हमारे यहाँ पर हमारी ग्रोथ को देखा कंट्री की, और उन्होंने अपने कंट्री से कंपैरिजन किया अब्रॉड कंट्रीज से, ब्रिटेन से, अदर कंट्रीज से कंपैरिजन किया, और ये पाया कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बेस पर बहुत स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बेस पर बहुत स्ट्रांग है, और तीसरी चीज क्या है कि जो इंडियन लेबरर्स के रूप में वर्क करते हैं वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, और जब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो वो ओनली इंडियन लेबर्स कर सकते हैं। और उन्होंने अब इस थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इंडियन लेबरर्स को के ऊपर फोकस किया, और उस इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने अपना पर्सनल बेनिफिट मानकर और इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाकर, एक्सप्लॉइट कर कर ये मोटिव हासिल किया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया से उन्होंने रॉ मटेरियल लेकर और बाहर सप्लाई किया अपने कंट्रीज के अंदर, और वहां उन एब्रॉड कंट्रीज से उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करके इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल कराया हाई कॉस्ट पर। तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किस तरह से किया। इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज करके बाहर ले गए, और फिनिश्ड गुड्स को प्रिपेयर करके इंडियन मार्केट के अंदर सप्लाई किया। तो इट एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। सबसे बेसिक पॉइंट क्या है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी स्टार्ट की। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को हम टैक्स ऑन इंपोर्ट भी कहते हैं। दो चीजें हैं, एक इंपोर्ट होना, एक एक्सपोर्ट होना। एक्सपोर्ट कहते हैं कि जब हम अपने
इंडस्ट्रीज के थ्रू कोई गुड्स तैयार करते हैं या रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं और उसे बाहर कंट्री में हम सेल करने के लिए भेज देते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जो फिनिश गुड्स अपने कंट्री के अंदर हम मंगाते हैं अब्रॉड कंट्रीज से, बाहरी कंट्रीज से, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले टैक्स ऑन इंपोर्ट किया, यानी कि जो चीजें बाहर से हम मंगा रहे थे अपने यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए, उसे फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए, उस पर उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया। तो यहाँ पर इंपोर्ट पर टैक्स इंपोज करने के लिए क्या हुआ कि उस कमोडिटी के, उस गुड्स के प्राइस राइज अप होते चले गए, बढ़ते चले गए। दूसरी चीज उन्होंने, ये तो इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, इट मींस गिव द हार्म टू द इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने अपना पर्सनल बेनिफिट किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। इंडियन के पास जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे उन पर टैक्स लगा दिया गया। जो एक्सपोर्ट हम इंडियन रॉ मटेरियल को बाहर कंट्री के लिए कर रहे थे उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया, यानी कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया गया। इससे बेनिफिट जो था वो किसका था? ब्रिटेन की और ब्रिटिशर्स के कंट्रीज के इंडस्ट्रीज का बेनिफिट था। इसीलिए बताया गया कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड ऑफ ब्रिटेन। बताया गया कि सिर्फ ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो किया गया है, रॉ मटेरियल को अब बाहर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है, वो सिर्फ किस एम के लिए किया गया है? इंडियन रॉ मटेरियल को ओनली टू फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि उनके ऊपर जो है बर्डन ना हो, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल हो जाए, उसकी कॉस्ट टैक्स न लगने की वजह से, एक्सपोर्ट ड्यूटी न चार्ज होने की वजह से, वो उसकी कॉस्ट राइज अप ना हो, वो आसानी से उस कॉस्ट पर उस कमोडिटी को, उस रॉ मटेरियल को बेयर कर सकें और फिनिश गुड्स में चेंज कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल नीड को फुलफिल करने के लिए इंडियन रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया गया ड्यूटी फ्री, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब दूसरी चीज क्या की गई कि इंपोर्ट, अब जो गुड्स, जो रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर कंट्री के अंदर सप्लाई हुआ उस पर भी कोई टैक्स नहीं, और जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज किया गया, उस फिनिश गुड्स को इंपोर्ट बनाया गया इंडिया में लाने के लिए, यहाँ इस मार्केट के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस पर भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं की गई। और उनका एम क्या था कि यहाँ से भी बेनिफिट हो गया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट हो गया कि उन पर कोई सरचार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई उनके कमोडिटी का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं हुआ और रॉ मटेरियल उन्हें आसानी से अवेलेबल हो गया। और दूसरा बेनिफिट उन्होंने अपने लिए ये किया कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर जो ब्रिटिश गुड्स को इंडिया लाया गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ की डिमांड को राइज कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो इंडियन गुड्स को परचेज करके यूज ना करें, कंज्यूम ना करें, उसकी डिमांड ना बढ़े, इसलिए उन्होंने रॉ मटेरियल को कम रेट पर, मिनिमम रेट पर परचेज किया और वहां से उसको फिनिश गुड्स में चेंज कराया अपने कंट्री के अंदर से, इंडस्ट्री को बढ़ाया और दोबारा इंपोर्ट कराकर उस फिनिश गुड्स का इंडियन मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हाई कॉस्ट पर। तो ब्रिटिशर्स ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला तो रॉ मटेरियल कम रेट पर सप्लाई कर दिया गया अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, उनकी जरूरत पूरा करने के लिए। और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जो फिनिश गुड्स तैयार हुए और वो इंडिया आए, उन गुड्स को इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो हाई कॉस्ट पर
अवेलेबल करवा दिया गया, और जब वो अवेलेबल हो गए तो ब्रिटिश गुड्स के अंदर और इंडियन गुड्स के अंदर कंपटीशन अराइज हो गया। ब्रिटिश गुड्स कम रेट पर मार्केट में अवेलेबल कराए गए, अच्छी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कराए गए, इसलिए इंडियन गुड्स की डिमांड इंडियन मार्केट के अंदर डिक्रीज हो गई। तो इस वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड डिमोलिश हो गया। आप ये कह सकते हैं, इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, इंडिया ए एक्सपोर्टर of raw material India a importer of British finished goods। मैंने अभी आपको बताया कि इन शॉर्ट पूरी इस थ्योरी को अगर हम रिजल्ट शो करना चाहें तो रिजल्ट हमारे सामने ये दो चीजें निकल कर आती हैं कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर हुआ रॉ मटेरियल का। किसका रॉ मटेरियल? इंडियन रॉ मटेरियल। इंडियन रॉ मटेरियल, इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो कम रेट पर बाहर कंट्री में सप्लाई कर दिया गया, और इंडिया ही अपने आप में इंपोर्टर बना ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स का, कि जो गुड्स अब्रॉड कंट्रीज में ब्रिटेन में तैयार होकर इंडियन मार्केट के अंदर आया करते थे, और वहां पर इंडियन गुड्स और ब्रिटिश गुड्स की जो कंपैरिजन था जब वो किया गया तो कंपीटिटिव मार्केट पाया गया, और उसके अंदर रॉ मटेरियल लोअर प्राइस पर परचेज किया गया और अपने फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में हाई प्राइस पर सेल किए गए। तो हमने बेटा 3 टॉपिक अब तक हमने डिस्कस किए हैं। एक्सप्लॉयटेशन, फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। सेकंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री बहुत सारी होती हैं, लेकिन इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक्सप्लॉयटेशन हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया। और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन है वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के थ्रू है। इट मींस टैक्स को इंपोर्ट के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया गया और एक्सपोर्ट की ड्यूटी को फ्री कर दिया गया, जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिमोलिश हो गया। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सेकंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड पॉइंट बताया है मैंने आपको कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू है, ये उसका रिजल्ट है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे रिजल्ट लिख लीजिए। इसका रिजल्ट निकलता है इंडिया इज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इंडियन गुड्स एंड इंडिया इज आल्सो ए इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स। नाउ वी विल डिस्कस इट टुमारो आफ्टर द टॉपिक ऑफ colonial exploitation। Revision। First, colonial exploitation of agriculture, second, colonial
exploitation of handicraft, industrial sector, and the third one is colonial exploitation of international trade. International now we have discussed it, the all the three exploitation of agriculture, of handicraft, industrial sector, and the last one is international trade. Okay, then we will discuss it the next topic regarding the first chapter of Indian economy on tomorrow. Thank you.